नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमने बीएससी फोर्थ सेम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है, जिसकी यूनिट नंबर फर्स्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले हमने पढ़ा था 3 टाइप ऑफ वेलोसिटीज़ के बारे में, जिसमें हमने देखा था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो उनके कुछ फॉर्मूलेज थे, आज हम उनके बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे। देखिए दोस्तों, अल्फ़ा वी और यू के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये है अल्फ़ा की वैल्यू, ये है वी की वैल्यू, ये है यू की। यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वी है एवरेज वेलोसिटी, यू है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर आर टी अपॉन एम और आर टी अपॉन एम कॉमन है, तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास ये बचेगा √2, ये बचेगा √8π, ये बचेगा √3। अब हम इनको अगर सोल्व करें, √2 की वैल्यू लिखें, 8/π को सोल्व करें, √3 की वैल्यू लिखें, तो हमें मिलेगा 1.414, 1.595, 1.732। यानी कि किसी भी टेम्परेचर पर हमारे पास जो वैल्यू होगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, वो सबसे ज़्यादा होगी। ये दोस्तों यू की वैल्यू हो रही है, हाईएस्ट है। उसके बाद होगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू सबसे कम होगी, जिससे हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं दोस्तों। ये था दोस्तों इन तीनों वेलोसिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स सेम द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अल्फ़ा रिमेन्स द सेम। मतलब जब तक टेम्परेचर को हम सेम रखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा दोस्तों। और जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उनकी मोलिकुलर मोशन इंक्रीज़ होगी, उस वजह से उनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज़ होगी। ये ग्राफ है दोस्तों, मोलिकुलर वेलोसिटी और 1/n इंटू dN/dc, ये इसके बीच में ग्राफ है। यहाँ पर अल्फ़ा जो है T1 टेम्परेचर पे, अल्फ़ा जो है T2 टेम्परेचर पे, अल्फ़ा जो है T3 टेम्परेचर पे। ये देखिए दोस्तों, ये जो कर्व है ये धीरे धीरे बड़ी हो रही जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल है जो पहले भी आया हुआ था दोस्तों। ये है एट व्हाट टेम्परेचर विल दी RMS वेलोसिटी ऑफ SO2 बी सेम एज दैट ऑफ CH4 एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें RMS वेलोसिटी निकालनी है सल्फर डाइऑक्साइड की और मीथेन की। टेम्परेचर हमें 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। टेम्परेचर को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर, ये हो जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। तो अब हम लगाएंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, पहले निकालेंगे SO2 के लिए, फिर उसके बाद निकालेंगे मीथेन के लिए। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है दोस्तों। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला था √3RT/m। यहाँ पर हम पुट करेंगे √3R इंटू में टेम्परेचर हमारे पास 300 और अपॉन में लिखेंगे m है यहाँ पर मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास निकालेंगे मीथेन का, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन एक के ऊपर एक होता है, तो 4 के पास टोटल 4 आ जाएगा, यानी कि टोटल 16 हो जाएगा मीथेन का मोलिकुलर मास। इसको यहाँ पर पुट करेंगे और SO2 के केस में अपॉन में 64 हो जाएगा। टेम्परेचर दोनों में सेम रहेगा, R की वैल्यू भी सेम रहेगी और 3 भी सेम रहेगा। अब हमें क्या दिया हुआ है कि मतलब ये टेम्परेचर पूछ रहा है किस टेम्परेचर पर दोनों की RMS वेलोसिटी बराबर होगी। तो अब हम दोनों को इक्वल रखेंगे, इसको भी और इसको भी। ये इक्वल हो जाएगी मेरे पास 300/16 इक्वल्स टू T/64। इस साइड रूट था ये, इस रूट से ये रूट कैंसिल आउट, 3R से 3R कैंसिल आउट, T से यहाँ पर 300 था मेरे पास टेम्परेचर, यहाँ पे T टेम्परेचर, यानी कि मेरे को टेम्परेचर निकालना है कि किस टेम्परेचर पर दोनों की क्या होगी, वेलोसिटी सेम होगी RMS। तो यहाँ से अब मेरे पास T की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इजीली, क्योंकि मेरे पास T बचा है कॉन्स्टेंट। ये उस साइड में जाकर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आप इसको काट भी सकते हो, 16 चौके 64, और टेम्परेचर आ जाएगा मेरे पास 1200 केल्विन। अब मेरे को निकालना है इसका टेम्परेचर, मतलब किस टेम्परेचर पर जो SO2 की RMS वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी। तो हो जाएगी 1200 में से 273 केल्विन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू मेरे पास डिग्री सेल्सियस के अंदर आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास मीथेन की जो वैल्यू थी वो डिग्री सेल्सियस के अंदर दी हुई थी, तो हमें डिग्री सेल्सियस के अंदर निकालनी पड़ेगी SO2 की वैल्यू भी। या केल्विन में 1200 केल्विन हो जाएगी। अब नेक्स्ट है दोस्तों कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस क्लोजेस्ट ऑफ अप्रोच बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मोलिक्यूल्स व्हेन दे जस्ट टच ईच अदर ड्यूरिंग ए कोलिजन डिनोटेड बाय ए। मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस होता है जब कोई भी दो मोलिक्यूल्स
एक दूसरे के साथ टच में होते हैं किसी भी कोलिजन के दौरान। ये देखिए, ये दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है इनके सेंटर का, उसको हम कहते हैं कोलिजन डायमीटर। इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ये एक मॉलिक्यूल का सेंटर है, दूसरे मॉलिक्यूल का सेंटर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे कोलिजन डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको हम डिनोट करते हैं ए से, आपको याद रखना है। अब इसी में आते हैं हमारे पास आगे कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन नंबर क्या होता है, इसको हम एन सी से डिनोट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय वन मोलिक्यूल विद अदर मोलिक्यूल इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के अंदर कोई भी एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के साथ कितनी बार कोलाइड करता है, उसको हम कहते हैं कोलिजन नंबर। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये होती है नंबर ऑफ मोलिकुलर कोलिजन्स अकर पर सेकेंड। मतलब हर एक सेकेंड के अंदर, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम, हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर हर एक सेकंड के अंदर कितने कोलिजन्स हुए हैं, उनको हम कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं जेड से। हमारे पास जो कोलिजन नंबर है उसका फॉर्मूला होता है एन सी इज इक्वल्स टू √2 इंटू में पाई वी सिग्मा स्क्वेयर इंटू एन। यहाँ पर जो वी है वो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स की, जो यहाँ पर सिग्मा है वो मेरे पास मोलिकुलर डायमीटर, एन है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये एन सी का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसके बाद एन सी के बाद अगर मैं बात करूँ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो इसका ही फॉर्मूला होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को जेड से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई वी इंटू सिग्मा स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर। यहाँ पर बस जो ये रूट यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था ये अपोन में चला गया और यहाँ पर एन स्क्वेयर हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पर वॉल्यूम की टर्म यूज इसलिए तो एन स्क्वेयर आया हमारे पास। अब इस टर्म में हमारे पास ये वी है, वी को अगर मैं पुट कर दूँ √8 RT अपॉन पाई एम। ये वी की वैल्यू हमने देखी थी, जो वी है एवरेज स्पीड होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है। अगर मैं वी की वैल्यू ये पुट कर दूँ तो मेरे पास जो जेड का फॉर्मूला आएगा वो ये आ जाएगा दोस्तों। बस कुछ नहीं किया, जो वी की वैल्यू हमें पता थी उसको हमने पुट किया यहाँ पर सिंपली। अब इसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब ये हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर हमें दिख रहा है जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ेगी। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट, मतलब इस इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली वेरी कर रही है जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। और जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मोलिकुलर कोलिजन एंड इंक्रीज। मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस के अंदर क्या होगी, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा कोलाइड करेगी, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स एन जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा एन बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा। यानी कि प्रेशर को बढ़ाएं चाहे टेम्परेचर को बढ़ाएं, दोनों केसेस में जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मीन फ्री पाथ। ये इस यूनिट की लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखते हैं। मीन फ्री पाथ क्या होता है, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन डिनोटेड बाय एल। मतलब ये एवरेज डिस्टेंस होता है जब जो भी कोई एक मॉलिक्यूल होता है वो ट्रैवल करता है कोलाइड होने के पहले। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है कि किसी भी कोलिजन से पहले, उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। यानी कितने टाइम लग वो फ्री रहा है उसको हम कहेंगे मीन फ्री पाथ। इसको हम एल से डिनोट करते हैं। अब हम इसकी देखेंगे एक्सप्रेशन। मीन फ्री पाथ को दोस्तों एल से डिनोट करते हैं। एल था मेरे पास, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी भी पार्टिकल ने, और मतलब कोलिजन होने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकंड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय द सिंगल मॉलिक्यूल। तो एवरेज डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। और मतलब एवरेज वेलोसिटी नहीं, ये वी है, मतलब एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, डिस्टेंस पर सेकंड उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। डिस्टेंस पर सेकंड को वेलोसिटी कहेंगे, उसको हम वी से डिनोट कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। अपोन में आएगा नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल पर सेकंड, यानी कि एनसी। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं कोई भी मॉलिक्यूल करता है पर सेकंड के अंदर, उसको हम एनसी से डिनोट करते हैं। एनसी का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था अभी। एनसी होता है √2 पाई वी सिग्मा स्क्वेयर एन। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू को रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास v अपॉन √2 पाई v इंटू सिग्मा स्क्वेयर एन।
यहाँ पर v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बनेगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n। ऑल्सो L को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर RT/Pn0। ये दोस्तों ये टर्म हमने कहाँ से निकाली इसको मैं बताऊंगा। हमने बस इसमें जो n है उसको हमने रिप्लेस किया है RT/Pn0 से। n हमने पढ़ा था दोस्तों क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये रहा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमने PV इज इक्वल्स टू NRT की मदद से n की वैल्यू निकाल ली, और मतलब PV इज इक्वल्स टू NRT होता है हमारे पास, PV इज इक्वल्स टू NRT। तो हमने क्या किया, n/v की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास P/RT। मतलब जो v था मेरे पास इस साइड में था, इसको मैं इस साइड ले गया, और RT था वो उसको इस साइड में ले आया, तो n/v की वैल्यू मेरे पास आ गई PRT। और इस n/v को मैं डिनोट करता हूँ सिग्मा n। सिग्मा n या आप इसको कह सकते हो n डैश से। n डैश से अगर मैं इसको डिनोट करता हूँ तो n डैश हो जाएगा मेरे पास P/RT। n डैश इज इक्वल्स टू P/RT हो जाएगा मेरे पास। और n जो होता है मेरे पास n इज इक्वल्स टू P इंटू में n0/RT। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। यहाँ पर n0 क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये होती है। तो सिंपली अब n को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे P/n0 इंटू में RT। P इंटू में n0/RT को रिप्लेस करेंगे तो RT ऊपर चला जाएगा, P/n0 नीचे रह जाएगा। तो अब इस एक्सप्रेशन से अगर हम देखें तो मीन फ्री पाथ को अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो जो L था मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, L है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के। तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। लेकिन जो गेल-लुसेक लॉ कहता है दोस्तों, वो कहता है मतलब कोई भी अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये इंपॉर्टेंट लॉ है दोस्तों, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। लेकिन इसमें तो हमें और कुछ देखने को मिल रहा था, यानी कि टेम्परेचर को मतलब L इंक्रीज़ कर रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने देखा है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी कि ये जो टर्म है T/P ये लगभग कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। मतलब एक बढ़ रहा है लेकिन दूसरा घट रहा है, तो मतलब उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कांस्टेंट की इक्वल हो जाएगी। Hence there will be no effect of changing temperature और pressure on mean free path। मतलब ये आप देख लेना, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो उस वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा L के ऊपर। तो जो मीन फ्री पाथ होती है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर को बढ़ाएं चाहे प्रेशर को बढ़ाएं। ये दोस्तों थी हमारी फर्स्ट यूनिट। अब इसके बाद करेंगे हम सेकेंड यूनिट। ये जो सारे नोट्स ये आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दी जाएंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे।